स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वन पेज स्टडी में। और हम पढ़ रहे थे दृष्टि आईएएस ऑब्जेक्टिव जीके की बुक। और इसमें हमने शुरू किया भूगोल। भूगोल में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ये पर्वतों के प्रकार। अब हम शुरू करेंगे भूकंप, अर्थक्वेक। पहले हम समझते हैं कि अर्थक्वेक आता क्यों है। अर्थक्वेक जैसे हमने बताया कि पृथ्वी में दो तरीके के बल हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल यानी कि भूगर्भिक हलचल के कारण पृथ्वी के अंदर से जो बल पैदा होते हैं, ठीक है, उनकी प्लेटों के टकराने से, तो वो होते हैं अंतर्जात बल। और बहिर्जात बल जो पृथ्वी की सतह पर जो काम करते हैं, ठीक है। तो भूकंप जो है हमारा वो अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे कि भूपटल हमारा यानी कि ज़मीन जो है वो कांपने लगती है, कंपन करने लगती है। उसी को हम कहते हैं भूकंप, ठीक है। अच्छा, भूकंप जो भाई कहीं ना कहीं से तो प्लेट जहाँ पर टकराएगी मान लो, ठीक है, वो ज़मीन के अंदर है। अब जिस पॉइंट पर प्लेट टकरा रही है और उस पॉइंट से ज़मीन वहाँ से तरंगे उठ रही हैं और तरंगे आ रही हैं हमारी ज़मीन की सतह पर ऊपर तक। तो यानी कि पैदा जिस पॉइंट पर ये पैदा हो रहा है, यानी कि तरंगे जिस पॉइंट से निकल रही हैं, उसको हम कहते हैं भूकंप मूल यानी कि फोकस, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति केंद्र, जहाँ से उत्पत्ति हो रही है अंतर्जात बल की, तो उसको कहते हैं भूकंप मूल या अंग्रेजी में कहते हैं फोकस, ठीक है। अब जो तरंग वहाँ से फोकस से निकलकर जो सबसे पहले जिस बिंदु पर ज़मीन की ऊपरी सतह पर आती है, ठीक है, जिस पॉइंट पर आती है, तो उसको कहते हैं एपिसेंटर या भूकंप केंद्र, ठीक है। जहाँ पर उस तरंग का सबसे पहले अनुभव होता है उसको कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, फोकस और एपिसेंटर। अच्छा, भूकंपीय तरंगे। अब जो भूकंप की तरंगें निकल रही हैं ज़मीन के अंदर से, उसको हमने तरंगों के आधार पर देखा कि तरंग ये किस किस माध्यम से होकर के आ रही हैं, तरल माध्यम से होकर के आ रही हैं या फिर कठोर माध्यम से होकर के आ रही हैं। तो इन तरंगों के प्रकार से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की चट्टानें हैं, तरल चट्टानें हैं या फिर ठोस चट्टानें हैं, ठीक है। तो भूकंप की तरंगों की विशेषता के आधार पर हमने तरंगों को तीन तरीके पर बांट दिया, तीन प्रकार में बांट दिया। PSL, आप नाम ध्यान रखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है PSL, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और सतही तरंगे या पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। तो इन तरंगों को हम देख लेते हैं, P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे। अच्छा, प्री तरंगे जैसा मैंने बताया, प्री तरंगे प्राथमिक तरंगे होती हैं, S द्वितीयक तरंगे और L कैसी होती हैं, पृष्ठीय या सतही तरंगे, सतह पर चलती हैं खाली। अच्छा, गति चाल किसकी सबसे ज़्यादा होती है, पी तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा, फिर द्वितीय तरंगों की सबसे कम चाल हमारी होती है सतही तरंगों की, ठीक है, सतही तरंगों की सबसे कम चाल होती है। आवृत्ति भी सेम होती है चाल की तरह, पी की सबसे ज़्यादा, एस की उससे कम, सबसे कम हमारी पृष्ठीय या सतही तरंगों या फिर एल तरंगों की होती है, ठीक है। गति और आवृत्ति, ये गति या चाल या और आवृत्ति, इन तीनों में सेम है एकदम, तीनों के लिए। अच्छा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कौन सा है, तरंगों की प्रकृति। अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी हैं, तो पी तरंगे हमारी अनुदैर्ध्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और एस तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, और सतही तरंगे होती हैं, एल तरंगे होती हैं वो दोनों तरीके की होती हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों तरीके की, ठीक है। अब हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, आयाम, ठीक है, आयाम या विस्तार। सबसे कम आयाम पी तरंगों का, एस तरंगों का बीच का, ठीक है, मध्यम, और एल तरंगों का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी, सबसे ज़्यादा बर्बादी और तबाही लाती हैं कौन सी, एल तरंगे या सतही या पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। अच्छा, और कुछ ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है इम्पोर्टेंट, खाली इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, भूकंप का विश्व वितरण, यानी कि
भूकंप का विश्व वितरण यानी कि पृथ्वी हमारी इतनी बड़ी है तो हमने कहाँ कहाँ पर जोन बांट रखे हैं कि कहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, कहाँ पर भूकंप कम आते हैं। अच्छा, सबसे पहला है परिप्रशांत मेखला, ये इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में आ चुका है। परिप्रशांत मेखला यानी कि पैसिफिक बेल्ट, अंग्रेजी में कहते हैं पैसिफिक बेल्ट, परिप्रशांत मेखला। इसमें परिप्रशांत मेखला में दुनिया के जितने भी ज्वालामुखी हैं, आधे से ज़्यादा ज्वालामुखी इसी बेल्ट, इसी परिप्रशांत बेल्ट में हैं। ठीक है, लाइन से लगे हुए हैं। ये शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है अलास्का यानी कि अमेरिका से ऊपर, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से ऊपर अलास्का, अलास्का से होते हुए ये आ जाती है जापान में, फिर फिलीपींस में, न्यूजीलैंड में, इन सब में ये जाती है। लाइन से लगे हुए हैं, आप मैप में देखेंगे तो लाइन से लगे हुए ज्वालामुखी हैं। और ज़्यादातर ज्वालामुखी कैसे हैं? एक्टिव हैं यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और ये फायर करते रहते हैं, फूटते रहते हैं। ठीक है, विस्फोट होता रहता है इसमें से। तो ज़्यादातर हमारे ज्वालामुखी पैसिफिक बेल्ट में कैसे हैं? एक्टिव हैं यानी कि सक्रिय हैं, तो इसको क्या कह दिया? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर के नाम से भी आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी कौन सी है? मध्य महाद्वीपीय मेखला। अब मध्य महाद्वीपीय मेखला, ये महाद्वीप यानी कि महाद्वीपों के बीच से होकर के गुजरती है। भाई इधर यूरोप है, इधर एशिया है, तो इनके बीच से होकर के जाती है लगभग। जैसे हमारा हिमालय हो गया, फिर कौन सा पर्वत पड़ेगा? काकेशस पड़ेगा, फिर कौन सा पड़ेगा? अल्पस पड़ेगा, फिर प्रेनीज पड़ेगा, प्रेनीज स्पेन में आ गया। ठीक है, और प्रेनीज से नीचे कौन सा है? भूमध्य सागर है। तो ये सारे ज्वालामुखी इन्हीं पर्वतों में, इसी पेटी में है। ठीक है, तो ये मध्य महाद्वीपीय मेखला है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, महाद्वीपों के बीच से होकर ही जाती है। ठीक है, आपने मैप देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। एक अफ्रीका की एक दरार घाटी है, उसमें भी ज्वालामुखी हैं, ये ध्यान रखना। पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी में ज्वालामुखी मिलते हैं। अच्छा, भारत का भूकंप क्षेत्र, हमारे भारत देश में सारे जितने भी भूकंप के क्षेत्र हैं, ठीक है, अर्थक्वेक जोन है, उनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 जगहों में उनको जोन कह दिया है। ठीक है, तो जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। फर्स्ट नहीं है इसमें, सेकंड से शुरुआत है, सेकंड, 3, 4 और 5। और ये इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर ये आता नहीं है कुछ भी, इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है, पूरे भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला जोन 5वां है, और सबसे कम तीव्रता वाला जोन हमारा दूसरा है। ठीक है, ये याद रखना है। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़ोरदार भूकंप आते हैं वो 5वें जोन में आते हैं, और सबसे हल्के भूकंप आते हैं वो जोन 2 में आते हैं। ये जोन 2 है, 6 या 6 से कम तीव्रता वाले क्षेत्र जोन 2 में, और जोन 5वें में 9 या 9 से अधिक की तीव्रता वाले। ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है। अच्छा, भूकंपीय तरंगों का मापन कैसे करते हैं? भूकंपीय तरंगों का मापते हैं हम सीस्मोग्राफ से। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मगर ये बहुत जनरल सवाल हैं, कभी कभी आ जाते हैं, मगर आजकल पेपर काफ़ी अच्छे लेवल के बन रहे हैं, हमें थोड़ा गहराई में, डीप में जाकर स्टडी करनी पड़ेगी। भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? मर्केली स्केल से। और भूकंप का परिमाण किससे नापते हैं? हम रिक्टर स्केल से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। भूकंप की तीव्रता हम नापेंगे मर्केली स्केल से, और परिमाण नापेंगे रिक्टर स्केल से। ठीक है, रिक्टर स्केल पर 10 स्केल के एक पैमाना होता है रिक्टर स्केल, यानी कि 0 से 9 तक, यानी कि टोटल हो गए 10 वो डिवीज़न हो गई इसकी। ठीक है, विभाजन हो गया 10 तक का, 0 से 9 तक की संख्या होती हैं। और मर्केली स्केल पर होती हैं 1 से 12 तक की। ठीक है, और रिक्टर स्केल पर मान लो अगर कोई 5 है, फिर आगे वाला 6 होगा, तो 5 से की तुलना में हर 6 वाला 10 गुना ज़्यादा भूकंप तीव्र शक्तिशाली होगा। ठीक है, पिछले स्तर से आगे वाला स्तर 10 गुना ज़्यादा तीव्रता वाला या 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, अच्छा, ज्वालामुखी में आ जाओ।
ज्वालामुखी में उद्भेदन यानी कि उनका फूटना, उनमें विस्फोट होना 2 प्रकार से होता है ज्वालामुखी का फूटना। एक केंद्रीय उद्भेदन और एक होता है दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन वो होता है जो पहाड़ जैसे ज्वालामुखी होते हैं, पहाड़ जो बने हुए होते हैं उनके बीच में एक बड़ा सा छेद होता है, ठीक है, उनमें से बहुत ज़ोरदार विस्फोट के साथ लावा निकलता है और आसमान में बहुत ऊंचाई तक पहले वो जंप करता है, ठीक है, और फिर नीचे गिरता है। और दूसरा होता है दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन में होता है जैसे ज़मीन हमारी, कोई पर्वत नहीं होता है, ज़मीन होती है जैसे हम रह रहे हैं इस ज़मीन पर, उसमें दरारें पड़ जाती हैं बहुत मोटी मोटी, ठीक है, बहुत मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, उनसे गरम गरम लावा ज़मीन से अपने आप निकलने लगता है, तो उसको कहते हैं हम दरारी उद्भेदन। अच्छा, केंद्रीय उद्भेदन, इसमें क्या लिखा हुआ है, वही बात लिखी हुई है जो मैंने भी बताया। छिद्र होता है, गुंबद का निर्माण होता है शंकु टाइप का, ठीक है, विनाशकारी प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे, ठीक है, कि इनमें विस्फोट ज़्यादा होता है और दरारी उद्भेदन में विस्फोट बहुत ना के बराबर होता है, ठीक है। और ऐसे ज्वालामुखी वल्केनियन, स्ट्राम्बोली, पीलियन, हवाई तुल्य इन प्रकारों में बांटा गया है, ये खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और दरारी उद्भेदन में, दरारी उद्भेदन लावा दरार या दरारों से निकलता रहता है, जैसे भी मैंने बताया वही बात इन्होंने बताई है। अच्छा, दरारों से ये जो लावा होता है जिसको मैग्मा भी कहते हैं, जो ज्वालामुखी से निकलता है, जब वो ज़मीन पर फैल जाता है तो बड़ा कठोर होता है, वो रवेदार होता है, कठोर होता है, जैसा कि हमने पढ़ा भी चट्टानों में पिछली वीडियो में। जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं वो रवेदार होती हैं, परत विहीन होती हैं, परत नहीं होती है, परतदार नहीं होती हैं और कठोर होती हैं, तो उनसे पठार बन जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में फैल जाता है वो। जैसे हमारा दक्कन का लावा पठार जो प्रायद्वीपीय हमारा भारत है, ठीक है, साउथ इंडिया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ये जो जितने ये जो एरिया हैं यहाँ पर लावा के बिछने से पठार का निर्माण हुआ है, तो दक्कन का लावा पठार हो गया, ब्राज़ील का पराना पठार हो गया, कोलंबिया का पठार हो गया, ये ज्वालामुखी के लावा, ज्वालामुखी फूटने से बने हैं, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकारों में बांटा गया है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब जो हमेशा सक्रिय हैं, कभी भी फूट सकते हैं, और सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब सोए हुए हैं मगर इनका पक्का पता नहीं कि कब फटेंगे, ये कभी भी फट सकते हैं। जैसे राक्षस सोया हुआ है, उसका पता नहीं कब वो उठ जाएगा। और सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है कि भैया तैयार रहो एकदम, कभी भी ये फट ही रहा है, समझ लो, फटते रहते हैं इनका तो। और सुषुप्त ज्वालामुखी का कोई भरोसा नहीं है, 1 साल बाद फटेगा, 6 महीने बाद फटेगा। और मृत ज्वालामुखी होते हैं वो मृत ही हैं, वो डेड हैं, वो फटते ही नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रमुख ज्वालामुखी वर्ल्ड में, दुनिया में जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं इन पर भी क्वेश्चन आ जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये इटली के सिसिली द्वीप पर है। कौन सा? इटली के सिसिली द्वीप पर। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक है, यानी कि लाइट टू मेडिटेरियन सी, स्ट्राम्बोली को कहते हैं। दोनों तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं, स्ट्राम्बोली, याद रखना। माउंट एटना, ये भी सिसिली द्वीप पर है। सिसिली द्वीप कहाँ है? इटली में, ठीक है। कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है, यानी कि साउथ अमेरिका में। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान का है। और माउंट पोपा कहाँ है? ये म्यांमार में है। ये कांकागुआ कहाँ पर है? ये चिली अर्जेंटीना की सीमा, इनकी बॉर्डर पर है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कांकागुआ, ठीक है। ओजस डेल सलाडो कहाँ पर है? ये चिली अर्जेंटीना की सीमा पर ही है। और ये कांकागुआ भी चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है। ओजस डेल सलाडो भी चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है, ठीक है। अच्छा, ये कहीं मगर कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वर्ल्ड का। मैंने ज़्यादातर किताबों में देखा है कोटोपैक्सी ही सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वर्ल्ड का, ठीक है। किलिमंजारो तंजानिया में है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और देवबंद है, ये ईरान में स्थित है, एल्ब्रुज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये माउंट सेंट हेलेंस, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये लैकोलिथ
ये प्लूटोनिक स्थलाकृति, ये भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, धुआंरा में आ जाओ। धुआंरा क्या होते हैं कि आपने देखा होगा, अपने यहाँ तो ज़्यादा नहीं होते हैं, मगर जहाँ पर कहीं पर आप जाओगे तो कहीं जल वाष्प उड़ रही है, गैसें उठ रही हैं ज़मीन से, ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। और नीचे क्या होता है, नीचे हमारा जल वाष्प गैस होता है, मैग्मा यानी कि तैरता रहता है, जो ज्वालामुखी से जो निकलता है। दरारी उद्भेदन समझ लो उसे, ठीक है। वहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है, मगर ज़मीन के अंदर जो है वो मैग्मा तैरता रहता है कहीं कहीं पर। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर नीचे मैग्मा है ज़मीन के, और वहाँ पर छेद उन्हें मिल गया है कहीं पर, तो वहाँ से तो वो निकलेगा ही, ठीक है। तो वहाँ से गैसें, जल वाष्प उड़ती रहती हैं, यानी कि धुएँ जैसा उठता रहता है, तो उसको धुआंरा कह दिया है, ठीक है। फ्यूमारोल्स कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इनमें कौन सी गैस निकलती है, CO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब गैसें निकलती हैं, ठीक है। जिन धुआंरों में सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है उनको सोल्फाटारा कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा धुआंरे कहाँ पर हैं, अलास्का में, यानी कि अमेरिका में। अलास्का में एक कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र या घाटी, जिसे 10,000 धुआंरों की घाटी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ है, अलास्का में है, कटमई घाटी, कटमई ज्वालामुखी घाटी अलास्का में, जिसे 10,000 धुआंरों की घाटी भी कहते हैं। ईरान में कोहे सुल्तान भी है, वहाँ पर भी धुआंरे हैं, ठीक है। अच्छा, गर्म जल का झरना या कुंड, ये तो अपने इंडिया में ही होते हैं, ठीक है। नीचे मैग्मा तैरता रहता है जो ज्वालामुखी से जो निकलता है, हालांकि ज्वालामुखी वहाँ पर होता नहीं, ज़मीन ही होती है, मगर वो वहाँ पर जल भी होता है, ठीक है। अगर जल है उस सतह पर और नीचे मैग्मा है, तो मैग्मा क्या करेगा, लावा क्या करेगा, वो ऊपर उसके जल है उसको गर्म कर देगा। और गर्म जल जो है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर या तो झील के रूप में है या फिर कहीं से निकल रहा है ज़मीन से, ठीक है। तो ऐसे जल गर्म होता रहता है, तो उसका या तो झरना बन जाएगा या फिर कुंड बन जाएगा। तो ऐसे हमारे भारत में राजगीर में सीता कुंड है, राजगीर बिहार में है, यहाँ पर ब्रह्मा कुंड है और सीता कुंड है। और हिमाचल में मणिकर्ण में है, और मणिकर्ण में है हिमाचल में, मणिकर्ण है और वशिष्ठ कुंड है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। मणिकर्ण में गया हूँ, वहाँ पर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ पर ये गर्म जल का झरना, इतना गर्म पानी है ना मणिकर्ण में, चावल पकाते हैं वहाँ पर लोग, 15 मिनट में चावल बन के तैयार हो जाते हैं, बड़े बड़े बर्तनों में पकाते हैं। अच्छा, अनाच्छादन क्या होता है भाई, हमने बताया कि 1-2 तरीके के बल हैं, अंतर्जात बहिर्जात। अंतर्जात तो हमने पढ़े, बहिर्जात जो बल होते हैं वो 2 तरीके के हैं। एक तो हमारे पानी बहता है ज़मीन पर, उससे अपरदन होता है, और वायु बहती है उससे भी चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं, ठीक है। कुछ रासायनिक और भौतिक क्रियाएं भी होती हैं, उनसे भी ज़मीन की जो चीज़ें होती हैं उनका स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। यही होता है अनाच्छादन। और अपक्षय क्या होता है, अपक्षय अभी मैंने जैसे बताया, अपक्षय होती है जब चट्टानों का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, किन्हीं भी परिस्थितियों में, तो उसको कहते हैं अपक्षय, यानी कि वेदरिंग भी कहते हैं इसे अंग्रेजी में। और अपर्दन क्या होता है, अपर्दन जैसे होता है जब ज़मीन पर पानी बहता है या वायु बहती है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है ज़मीन को या चट्टानों को, तो वो छोटे छोटे टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि मिट्टी का अपरदन हो जाता है, ठीक है। और इसके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, ठीक है। जैसे नदी बहा कर ले जाती है, या हिमानी हो गई, या सागरीय तरंगें हो गई, या पवन हो गई, ठीक है। अच्छा, अपरदन यानी कि इरोजन। अच्छा दोस्तों, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, अब आगे वाली वीडियो में आगे का किसी टॉपिक के साथ फिर मिलाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कर देना, हमारी भी हिम्मत बढ़ाइए थोड़ी, ताकि हम भी मेहनत कराएं आपके साथ साथ, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।